ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। जय हिंद। यहाँ पर देखते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख हम देखते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है और यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। सावित्री को सविता के नाम जानते हैं और याद रखना है गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। याद रखना है। देखो यहाँ पर ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। और यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है और इसे हम क्या कहते हैं? सविता भी कहते हैं। याद रखना है। और पहले इनकी पूजा किस नाम से की जाती थी? सूर्य की नाम से। याद रखना गायत्री मंत्र की रचना कौन किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने किया था। आइए यहां पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे? चारों स्थान का अवलोकन करेंगे। कौन क्या है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात। गुजरात। और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो हम इसका सही जो अब पाकिस्तान में है इसका सही आंसर ए हो जाता है। अब हम देखते क्या है कि कालीबंगा से क्या मिला है। कालीबंगा से क्या है? भूकंप आने का। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। और लोथल की जब हम बात करते हैं तो लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है? हाथी दांत का बना हुआ, हाथी दांत का बना हुआ क्या मिला है? पैमाना मिला है। पैमाना मिला है। अब हड़प्पा की जब बात करते हैं, हड़प्पा से बहुत मिला है। एक कब्रिस्तान मिला है। एक कब्रिस्तान मिला है और जिसे क्या नाम दिया गया? समाधि। जिसे नाम दिया गया समाधि R37। यहां पर देखिए ह्वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो 10,000। याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे। इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। जी हाँ, 2,000 शिक्षक। नालंदा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होता था और ये प्रतिभा के आधार पर ही होता था। नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं, यह विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जो आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी छात्र के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था थी। हम देखते हैं मोहम्मद गोरी के सेनानायक इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है और इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। जी हाँ, हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले बात करते हैं तो फिर बाद में हम बात करेंगे ह्वेन सांग की। जी हाँ। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? गुप्त वंश के शासक। जी हाँ। और गुप्त वंश के शासक का क्या नाम था? कुमार गुप्त प्रथम। क्या नाम था? कुमार गुप्त प्रथम था। कुमार गुप्त प्रथम किस धर्म को मानने वाला था? तो शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म को। यह कैसा सिक्का चलाया था? यह मयूर शैली में सिक्का चलाया था, शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए। हम देखते हैं कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र पढ़ते थे? तो कितने? 10,000 छात्र पढ़ते थे। इस 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक हुआ करते थे? तो 2,000 शिक्षक होते थे। यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जो आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय था। अब देखो यहां पर हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के सेना नायक का क्या नाम था? मोहम्मद गोरी के सेना नायक का क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी।
और इसी को ही इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जहां तक ह्वेनसांग की बात है तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी हम जानते हैं। ह्वेनसांग कहाँ का रहने वाला था? तो ह्वेनसांग चीन का रहने वाला था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग को क्या कहा गया? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते हैं, से जानते हैं। ठीक ना? अब आइए यहां पर क्या है? अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड व्यवस्था की थी? और यह सही आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य को हम किस नाम जानते हैं? कौटिल्य को हम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक का संबंध राजनीति से माना जाता है। अब हम देखते हैं चाणक्य को हम किस नाम जानते हैं? कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं, इन्हें कौन सी पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक का संबंध किससे माना जाता है? राजनीति से माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रधान एवं मंत्री एवं पुरोहित किसको बनाया था? चाणक्य को बनाया था। याद रखना है। अब हम देखते हैं कि मनुस्मृति की रचना की थी। मनुस्मृति की रचना मनु ने किया था। याद रखना है। याज्ञवल्क्य ने किसकी रचना की? शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य ने की थी। यहां पर है क्वेश्चन किया है, पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मुंडपिका शब्द का आशय क्या है? आश्रम से है। हम देखते क्या है, और एक उपनिषद है जिसका नाम है जवालोप उपनिषद, और जवालोप उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। और इस उपनिषद से हमें चारों वर्णों के आश्रम, यानी हम देखते हैं एक उपनिषद है जिसका नाम है जवालोप उपनिषद, और एक उपनिषद है जिसका नाम है जवालोप उपनिषद। इस उपनिषद से 4 आश्रम के विषय में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम नंबर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। इस प्रकार एक उपनिषद है जिसका क्या नाम है? एक उपनिषद है जिसका नाम है जावालोप उपनिषद। इस उपनिषद से 4 आश्रम के विषय में मिलती है, 4 आश्रम के विषय में जानकारी मिलती है। नंबर 1 कौन? नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके तहत क्या होता था? व्यक्ति गुरुकुल जाता था, गुरुकुल के कठोर नियमों का पालन करते हुए विद्या का अध्ययन अध्यापन करता था। और ये आश्रम में का समय क्या? 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष तक इंसान पढ़ता था। नंबर 2 में गृहस्थ आश्रम। देखिए गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम इसके तहत व्यक्ति क्या करता था? शादी विवाह करता था और सामाजिक नियमों का पालन करता था। और यह भी आश्रम का समय माना गया कि 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम जिंदा रहना है। उसके बाद क्यों वानप्रस्थ आश्रम, इसके तहत व्यक्ति क्या करता था कि आश्रम इसके वानप्रस्थ आश्रम, इसके तहत व्यक्ति क्या करता था? परिवार का सारा भार अपने बड़े बेटे को देकर मोक्ष की तलाश में जंगल चला जाता था। इसलिए बड़े भाई को पिता तुल्य माना गया है। और इस आश्रम का भी समय कितना माना गया है? 25 वर्ष। उसके बाद चौथा में कौन है? संन्यास आश्रम। देखें यहां पर संन्यास आश्रम,
और संन्यास आश्रम की बात करते हैं तो इस आश्रम के तहत व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से सांसारिक माया मोह से अलग कर लेता था। और इस आश्रम का भी समय माना गया है 25 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि मानव के जीवन को 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी मानव की जीवन 100 वर्ष माना गया है और 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन? 25, 25, 25, 25। समझ रहे बात को? मानव की जीवन को 100 वर्ष मानकर 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और ये 25-25 करके 4 भागों में बांट दिया गया। आइए यहाँ पर देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर यहाँ दिसंबर होना चाहिए, 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? इनमें से कोई नहीं। याद 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। यह पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक एवं बंदरगाह था। जैसे ही अमेरिका पर जापान ने हमला किया, अमेरिका इस आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जापान कौन सा देश? जापान पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। और पर्ल हार्बर ये अमेरिका का क्या था? यह अमेरिका का क्या था? नौसैनिक अड्डा एवं बंदरगाह था। और इस पर आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। आइए यहाँ पर देखिए, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर है बनवाली। बनवाली कहाँ है? हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। अब देखिए, बनवाली की नगर निर्माण योजना कैसे थी? शतरंज के बोर्ड के जाल के समान। शतरंज के बोर्ड के जाल के समान। याद रखना है। राखी गढ़ी से क्या मिला है? मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कालीबंगा से क्या मिला? अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। आइए यहां पर देखिए, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो नागर शैली को। उस समय मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर विंध्य तक था। बेसर शैली का प्रचलन विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक थी। और द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक थे। और देखिए यहाँ पर उसमें मंदिर निर्माण करने के 3 शैली प्रचलन में थी। 3 शैली। नंबर 1 में नागर शैली का प्रचलन कहाँ? हिमालय से लेकर विंध्य तक था। नंबर 2 बेसर शैली का प्रचलन कहाँ से? विंध्य से लेकर कृष्णा नदी। द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक थे। अब देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने? इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं, यह सेना को नगद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की। नगद वेतन, यह पहला शासक था जो दिल्ली सल्तनत जो सेना को नगद वेतन देने की परंपरा की। और इसने अलाउद्दीन खिलजी
मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थाई एवं विशाल सेना का गठन किया था। अस्थाई एवं विशाल सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसे प्रथम संप्रभुता संपन्न सुल्तान भी कहा गया। अब देखें यहां पर इल्तुतमिश को क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा गया। और इसे क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया, वास्तविक संस्थापक कहा गया। और इसे क्या कहा गया? संप्रभुता, इसे संप्रभुता संपन्न सुल्तान कहा गया, संप्रभुता संपन्न सुल्तान कहा गया। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था और यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। और याद रखना बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। इस किस नाम से गद्दी बैठा था? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो इनमें से कोई नहीं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता काल में एक जगह है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ है। तो आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुआ है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है सिंधु सभ्यता काल के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। देखिए यहाँ पर एक जगह है, कौन है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से क्या? पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई। इस मूर्ति के चारों ओर क्या है? इस मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा एवं आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुआ है। 2 हिरण का चित्र बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। आओ देखो यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 है, एसएसटी प्लस जीएस। पसंद है लो और नहीं पसंद है मत लो। चल, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। ये कथन किसका है? ये है एबी स्मिथ का। याद रखना है कि बदायूनी ने, और बात करते हैं, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। अकबर ने 1562 में दास पर था, 1563 ईस्वी में तीर्थयात्रा कर एवं 1564 ईस्वी में जनाब जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर की बात करते हैं, इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, इस्लाम का शत्रु। अकबर 1562 ईस्वी में कौन दास पर था? 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। पानीपत का
तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ था? और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। ओहो कुंदन सर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑफलाइन जो देते हैं उसका लेट से एनालिसिस होता है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही है, आपकी शिकायत सर आंखों पर। अगर विद्यार्थी शिकायत करे तो हम अभी तक के लाइफ में यही देखें, वो गलत नहीं होता है, बिल्कुल उसका सही होता है। जनाब मेरा काम है डिस्कशन करना। जब मेरे लिए आप समय अलॉट करेंगे, मेरे लिए केबिन अलॉट करेंगे, इतना विश्वास रखिए सहनशाह 1 सेकेंड लेट नहीं करेगा। हम निर्दोष हैं जनाब, दुनिया ने हमें दोषी बना तो दिया लेकिन हम निर्दोष हैं। अब देखो, तृतीय पानीपत के युद्ध का समय माना जाता है 14 जनवरी 1761 ईस्वी, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा नाना साहब थे, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व नाना साहब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था, तो वहीं वास्तविक नेतृत्व नाना साहब का चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ ने किया था। देखें यहाँ पर तृतीय पानीपत का समय, युद्ध का समय क्या है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी। और इस युद्ध में क्या था? अहमद शाह अब्दाली किसको पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था। और यानी तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पेशवा कौन था? पेशवा नाना साहब थे। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तृतीय पानीपत के युद्ध मराठों का नेतृत्व नाना साहब का छोटा बेटा कौन किया था? विश्वास राव ने किया था। वास्तविक नेतृत्व नाना साहब चचेरा भाई कौन? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ठीक ना? हाँ जी, रोज होता है ये क्लास, रोज हम लेते हैं। 40 क्वेश्चन का होता है ये, और एक ये नहीं हो पाया था इसलिए हम इसे शनिवार, आज कौन दिन है जाना पता भी नहीं चलता, हाँ संडे, इसलिए हम लेते हैं। ये 40 क्वेश्चन का है और 40 क्वेश्चन होता है, और इसमें और पर डे हम 5:30 बजे से लेते हैं। पर डे 5:30 बजे से लेते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ठीक ना? लेकिन 2 दिन होता क्या है, कल से टाइमिंग चेंज होने वाला है, यह भी पता कर लेना है। कल से टाइमिंग चेंज होने वाला है, यानी ये 40 क्वेश्चन वाला जो ले रहे हैं ये सोमवार से शुक्रवार तक पर डे लेते हैं, लेकिन इसका समय चेंज होने वाला है, यह पता कर लेना है। इसके बाद शनिवार और रविवार को वह 100 क्वेश्चन का होता है, उसमें जो हिस्ट्री का जो पोजीशन होता है वह मेरे हिस्से का होता है और हम लेते हैं। जी हाँ, इसके लिए इंक्वायरी नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हम आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाते हैं, कारण यह है हम पढ़ाने में व्यग्र होते हैं, तो फिर हम आपके मैसेज कैसे पढ़ें? जब हम आपके मैसेज पढ़ने लगेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे कैसे? जरा आप सोचिए तो। जब कोई भी चीज़ को सोचें तो मेरे जगह पर खड़ा होकर सोचें, कहाँ हम सही थे, कहाँ हम गलत थे। यस यस, कुंदन कुमार, प्रिया जी। अगर आप मेरा क्लास नहीं भी करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, सिर्फ आप मेरा डिस्कशन देखते हैं तो 110 आपका रिजल्ट होगा। हमारी आवाज़ को मत सुनिए, आप खुद मिलाकर भी देखिए। ये सब आप दे सकते हैं, ये नहीं, इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म आना होगा और नवीन सर से मिलना होगा और उनसे बात कीजिए कौन पेपर लेंगे या नहीं लेंगे। और मेरा काम है हिस्ट्री। अगर आपके हिस्से में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए आपको सोचना नहीं है,
और हम ऐसा हिस्ट्री पढ़ा देंगे, जब आप ढेकार भी लेंगे तो निकलेगा बाबर बाबर बाबर। ठीक है, अब बीच में टोकना नहीं है। अब देखो यहां पर देखो यहां पर प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? डी से बताना है कहां हुई थी। सब ब्रेन तो लगाइए, ब्रेन तो लगाइए। कहां हुई थी? तो लंदन में हुई थी। और लंदन में कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक ना? और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ट्रेड यूनियनों को, इसका उद्देश्य था ट्रेड यूनियनों को संगठित करना था। संगठित करना था। क्या था? संगठित। अब देखिए कोई भी चीज है, अब यहां पर पूछेगा प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, तो मारिए लंदन। ठीक ना? तो अब इससे प्रश्न क्या पूछेगा? कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में पूछेगा। उद्देश्य क्या था? तो ट्रेड यूनियनों को संगठित करना। तो किसने किया था? किसी एक इंसान नहीं किया था, यह एक सामूहिक प्रयास था। आइए, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी के शासक का नाम था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के विरुद्ध सर्वप्रथम सैनिक अभियान देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध किया गया। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि प्रदान की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देवगिरी के राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सर्वप्रथम सैनिक अभियान दक्षिण भारत में किस राज्य के विरुद्ध? दक्षिण भारत में किस राज्य के विरुद्ध? तो देवगिरी के विरुद्ध। किसके? देवगिरी। और देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। और रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दी? रायन की उपाधि प्रदान की। ठीक है, दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसको जाता है? तो मल्लिक काफूर को। दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसको जाता है? मल्लिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसको जाता है? मल्लिक काफूर को जाता है। और याद रखना है, दक्षिण भारत के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति क्या थी? सिर्फ धन प्राप्ति की थी। धन प्राप्ति की थी। धन प्राप्ति। याद रखना, प्रतापरुद्रदेव, तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्रदेव के राज पर जब मल्लिक काफूर ने आक्रमण किया, तो तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्रदेव ने सोने की एक मूर्ति बनवाकर, गले में सोने का एक सिक्का डलवाकर, साथ में कोहिनूर हीरा मल्लिक काफूर को दिया। और क्या बोला? ए जनाब, ये आपके लिए है। और मल्लिक काफूर मुस्कुरा दिया। हम देखते हैं कि देखें यहां पर तेलंगाना के शासक कौन था? तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्रदेव। प्रतापरुद्रदेव किसका? तो सोने की मूर्ति बनवाकर, और साथ में एक कोहिनूर हीरा, साथ में कोहिनूर हीरा किसको दिया? मल्लिक काफूर को दिया। मल्लिक काफूर को दिया। ठीक ना? आइए देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष तथा इसके अवशेष कहां से मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1565 हम्पी। हम देखते हैं कि विजयनगर की धरती पर कहते हैं हमने तालीकोटा के युद्ध 23 जनवरी। हम देखते हैं क्या कि हम देखते हैं, और हम देखते हैं अरबीडू, और हम देखते हैं, और अब देखते हैं तालीकोटा के युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी हुई थी। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी हुई थी। और तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों ने मिलकर विजयनगर की धरती पर कहा अटैक। और इस युद्ध को हम तालीकोटा के युद्ध, राक्षसी तांगरी का युद्ध, बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि यह जगह तालीकोटा की धरती पर लड़ी गई। इस युद्ध को हम बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि पहले तालीकोटा को बेनी हट्टी के नाम जाना जाता था। इस युद्ध को राक्षसी तांगरी का युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इस युद्ध में किसी प्रकार का दया नहीं दिखाया गया। इस प्रकार तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की धरती की हार के साथ ही पतन का वातावरण तैयार हो गया। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, और हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है।
अब देखें यहां पर तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखें यहां पर तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी जनवरी 1565 ईस्वी को। और इस युद्ध में दक्षिण भारत के कितने राज्य, 4 राज्य, 4 मुस्लिम राज्य, 4 मुस्लिम राज्य ने मिलकर किसको पराजित किया था, विजयनगर को, विजयनगर को। तालीकोटा के युद्ध को क्या कहते हैं, राक्षसी, राक्षसी कांगड़ी का युद्ध, कांगड़ी का युद्ध, बेनीहट्टी का युद्ध, बेनीहट्टी का युद्ध एवं तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनीहट्टी के युद्ध के नाम जानते हैं। और इसमें विजयनगर की धरती को क्या हुआ था, पराजय का सामना करना पड़ा। और याद रखना है कि विजयनगर की पहली राजधानी कहाँ क्या थी, तो हम्पी थी। और हम्पी वर्तमान समय में कहाँ है, कर्नाटक के बेलारी जिले में, कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। आइए यहां पर देखिए 86 में किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है, तो यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा के कहाँ, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। बाबा फरीद का दरगाह कहाँ है, यानी कब, यह है पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। यहां देखें अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है नाटो। नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुई थी। और नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका की धरती पर हुई थी। और नाटो का मुख्यालय और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। अब है नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, अमेरिका की धरती पर। कहाँ, अमेरिका। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम, बेल्जियम में कहाँ, ब्रुसेल्स में। ठीक है, स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सदस्य देशों की स्वतंत्रता का रक्षा करना। निम्नलिखित में कौन नाजीवाद का संस्थापक था, यह हिटलर था। ठीक है, और नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1920। कहाँ, जर्मनी में। कहाँ, म्यूनिख, जर्मनी के म्यूनिख। याद रखना है हिटलर ने नारा किया था एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर ने नारा दिया एक राष्ट्र एक नेता, एक नेता का नारा दिया था। यहां पर मुसोलिनी को इतिहास में किस नाम से, ड्यूस के नाम से, किस नाम से, ड्यूस के नाम जानते हैं। मुसोलिनी कहां का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। कहां, इटली। बिस्मार्क ने जर्मनी के कहां का था, जर्मनी। और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए जिस नीति का प्रतिपादन किया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। इसे रक्त एवं लौह की नीति के नाम जानते हैं। देखो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। और जेफरसन ने एक पुस्तक लिखी, अमेरिका की घोषणा लिखी थी, अमेरिका की घोषणा लिखी थी। और मार्टिन लूथर, और याद रखना है धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, धर्म सुधार आंदोलन के
प्रवर्तक। और मार्टिन लूथर कहाँ का था? जर्मनी का। यहां पर आइए, आगे की ओर जब हम आते हैं तो देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? और पोलैंड पर आक्रमण किया था हिटलर। और द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है? द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, और समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। और द्वितीय विश्व में कुल कितने देश शामिल हुए थे? 70। 70। और मुसोलिनी ने कहाँ का था? इटली का। और इसने फासिज्मवाद को प्रारंभ किया था, फासिज्मवाद। चर्चिल की बात करते हैं तो चर्चिल ने कहा था, और चर्चिल की बात करते हैं तो ये कहाँ का? चर्चिल। चर्चिल चर्चिल अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर किसको कहा था? महात्मा गांधी को। लेकिन सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था फ्रैंक मॉरिस। याद रखना, सर्वप्रथम गांधी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, लेकिन चर्चिल बार बार यह बात बोलकर इसे लोकप्रिय बनाया था। अब यहां पर देखें, निम्नलिखित कथनों में सही है। पादरी राज को कर देते थे गलत, बुर्जुआ वर्ग कर नहीं देते थे, कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करता था, ये सही है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? सी सही है। फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और वकील, किसान, श्रमिक एवं अन्य वर्ग। मतलब यहां पर यह है कि फ्रांसीसी समाज, पहले देखना है, फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया। 3 में कौन कौन? पादरी वर्ग, नंबर 2 में कुलीन वर्ग, नंबर 3 में वकील, किसान, श्रमिक इत्यादि। इसे सिर्फ ऐसे ही याद रखना ना। फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया था, और पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग। और पादरी और कुलीन को छोड़कर शेष जनता तृतीय वर्ग में आते थे। यानी प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में कुलीन, और तृतीय वर्ग में इन 2 को छोड़कर शेष जितने समाज के लोग थे वह तृतीय वर्ग में आते थे। और ये 2 वर्ग टैक्स देने का काम नहीं करता था, टैक्स देने का काम तृतीय वर्ग ही करता था। समझ गए बात को? आइए यहां देखिए, किस विदेशी यात्री ने यह विवरण प्रस्तुत किया है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसल उगाई जाती थी, और चावल की तो 3-3 फसलें उत्पन्न की जाती थी। और ये कहा था मोरक्को यात्री इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था रहला। और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दूध बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, कहाँ का? दिल्ली का। इस प्रकार मोरक्को मूल के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा, यानी व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए। अब मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का पद न्याय संबंधित था। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था। नियुक्ति का आधार योग्यता को। मोहम्मद बिन तुगलक नियुक्ति का आधार किसको बनाया? योग्यता को। याद। अरब यात्री सुलेमान क्या है? ये पाल वंश के शासक देवपाल के शासनकाल में आया। और देवपाल को क्या कहा? एक शक्तिशाली राजा बताया। और पाल शासक अरबी भाषा में क्या कहा? रूहमा कहकर संबोधित किया था, रूहमा। और यश बर्नी ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही।
यहां देखें सामूगढ़ का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। कब हुआ था, तो 29 मई 1658 ईस्वी को। और इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को पराजित किया था। और दारा सिकोह के इतिहास में हम शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं। इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। इस प्रकार सामूगढ़ का युद्ध हुआ था कब, 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था, दारा सिकोह को। दारा सिकोह को पराजित किया था। और याद रखना है, और दारा सिकोह के इतिहास में हम क्या नाम जानते हैं, इसे हम शाह बुलंद, इसे इतिहास में हम शाह बुलंद इकबाल के नाम जानते हैं। इकबाल के नाम से इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया, फारसी भाषा अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया, सिर ए अकबर। यहां देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन में आवश्यक कारकों के रहते हुए उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ था, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। और इसे इतिहास में हम शाह ए बेखबर के नाम जानते हैं। इसे इतिहास में हम मस्त राजा के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा कौन, मोहम्मद मुअज्जम कौन, बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। इसे इतिहास में हम शाह ए बेखबर या मस्त राजा के नाम से, या मस्त राजा के नाम जानते हैं। यहां देखिए, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, और यह था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का, पुर्तगाल का नाविक था। कहाँ का, पुर्तगाल का नाविक था। यहां पर देखो, सर फ्रांसिस ड्रेक क्या था, यह अंग्रेज नाविक था। अब क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का। यह अमेरिका की खोज कब किया था, 1492 ईस्वी में। कहाँ की, अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका को क्या, किस नाम देते, नई दुनिया के नाम से, अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। यहां पर है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। पुडुचेरी थी, सूरत थी, पटना नहीं थी। यहां देखिए, 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजदौला द्वारा आक्रमण किए जाने के तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से एक था। सिराजदौला अंग्रेजों के बंगाल के बाहर करना चाहो, कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेज का इनकार, इसका सही आंसर। हम देखें, सिराजदौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, और कलकत्ता की देखरेख का भार अपने एक अधिकारी को सौंपा, जिसका नाम था मानिक चंद। नवाब सिराजदौला कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नवाब सिराजदौला कलकत्ता पर आक्रमण कब किया था, 20 जून 1756 ईस्वी को। और कलकत्ता की देखरेख का भार किसको सौंपा था, मानिक चंद्र को। किसको, मानिक चंद्र को सौंपा था, मानिक चंद्र। और कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया था। आइए, यहां देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न मार्केट में ना जाने बेचारे 1 साल से यह प्रश्न मार्केट में दौड़ रहा है और थपेरा खा रहा है, लेकिन इस बेचारे प्रश्न के साथ न्याय नहीं हो पाया। आज इस प्रश्न के साथ न्याय हम कर देते हैं। देखिए जी,
और क्वेश्चन ये था कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही आंसर मारिएगा दिसंबर 1856। ठीक ना? अब यहां पर जनवरी नहीं मारना है, जनवरी नहीं मारना है, जनवरी 1857 नहीं मारना है, मारना है दिसंबर 1856। और याद रखना है, भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए, भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। और भारतीय सेना में इस राइफल को शामिल करने का श्रेय अंग्रेज लॉर्ड हार्डिंग को जाता है। और ये राइफल अंग्रेजी सेना में 1889 तक शामिल रहा। इस प्रकार पहले अंग्रेजी सेना को प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया जाता था और पहले पहले सेना को प्रयोग के लिए ब्राउन वेस्ट राइफल दिया जाता था और इसके स्थान पर प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया गया। एनफील्ड राइफल में गोली भरने से पहले खट 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 उसे दांत से खींचना होता था, क्योंकि गोली में गाय और सुअर दोनों की चर्बी थी। और अंग्रेजी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। तो हिंदू जब गोली को दांत से खींचे कह रहे, आए रब्बा, मुंह में हम गाय का चर्बी ले रहे हैं। और मुसलमान जब खींचे कह के, हाय रब्बा, सुअर का चर्बी ले रहे हैं। इस प्रकार कारतूस युद्ध घटना ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कर दी और ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तत्कालिक कारण उस कारण को कहते हैं जिस कारण के आते ही संघर्ष की शुरुआत हो जाए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम सेना को प्रयोग के लिए कौन सा? तो ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था। ब्राउन बेस की जगह कौन राइफल दिया गया? एनफील्ड राइफल दिया गया। एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 ईस्वी में। कौन शामिल किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने शामिल किया था। आपसे ये पूरा प्रश्न पूछा जाएगा कि एनफील्ड राइफल अंग्रेजी सेना में कब तक शामिल रहा? 1889 तक शामिल, 1889 से। ठीक ना? आ जाइए। अब देखें, आंसर वही मान्य होगा जो हम बोलते हैं। वो आंसर मान्य नहीं है जो कागज के टुकड़ी के तौर पर आपको मिलता है। हो सकता है उसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हो गया हो, लेकिन आंसर सही वही माना जाएगा जो शहंशाह ने बोला हो। यहां देखिए, किसने कहा, इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। यह कहा था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। और स्वामी विवेकानंद के जन्म के याद में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस। महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? 30 जनवरी 1948। किसने किया? नाथूराम गॉडसे। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। और किस दिवस के रूप में? कुष्ठ निवारण दिवस। और कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए, बीजी तिलक और पत्रकारिता के रूप में ये जेल जाने पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय नेता तिलक थे। और ये कब जेल गए थे? 1882 ईस्वी में। और द्वितीय नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए जेल गए थे, वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब जेल गए थे? 1883 ईस्वी में। आइए देखिए, साइमन कमीशन का संबंध किससे है? तो संवैधानिक एवं राजनीतिक समस्या से। इसका सही आंसर है साइमन कमीशन की। जब हम बात करते हैं तो 1919 के एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन करना होगा, जिसे यह देखना होगा कि भारत की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की भी आवश्यकता है।
इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए समय से पहले 1927 ईस्वी में इंग्लैंड की धरती पर साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग 1928 में भारत में सर्वप्रथम मुंबई आया था। साइमन आयोग में कुल 7 लोग शामिल थे, सब के सब अंग्रेज थे, इसलिए इसमें भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसलिए साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा गया। क्योंकि भारतीय को शामिल नहीं किया गया इसलिए इसका विरोध किया गया और नारा लगाया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी। किस साल का अंतराल पर? 10 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 1927 में समय से पहले कहां, इंग्लैंड की धरती पर साइमन आयोग का गठन किया गया। और साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में कहां आया था? मुंबई आया था। और साइमन आयोग को क्या कहा गया? श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और ये साइमन आयोग की जब बात करते हैं इसमें भारतीय शामिल थे? नहीं थे, नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और लखनऊ में विरोध कौन किया था? साइमन आयोग का विरोध लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और लाहौर की धरती पर साइमन आयोग का विरोध कौन किया था? लाहौर धरती पर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण में प्रारंभ का धोतक था। क्यों? अब देखिए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी होगा। और भारत में होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे। भारत में होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। लेकिन 2 में से एक चुनना होगा तो जी हाँ, आंख बंद के मार देना एनी बेसेंट। क्योंकि होम रूल आंदोलन आयरलैंड के तर्ज पर चलाया गया था और एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। और एनी बेसेंट ने ही होम रूल आंदोलन को आयरलैंड से भारत लाई थी। इस प्रकार आयरलैंड के तर्ज पर भारत की धरती पर जो आंदोलन चली इसे होम रूल आंदोलन कहा गया। और होम रूल आंदोलन के 2 नेता थे, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी को मद्रास की धरती पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कहां, किस देश के तर्ज पर होम रूल आंदोलन? आयरलैंड। आयरलैंड के तर्ज पर भारत की धरती पर जो आंदोलन चली उसे कहा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के 2 नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक का 28 अप्रैल 1916 को कहां? तो बेलगांव में होम रूल की स्थापना किया था। और एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहां देखें, और पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सिद्धांत था? इसका असहयोग आंदोलन। और याद रखना है, असहयोग आंदोलन के समय सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया गया था? चित्तरंजन दास। इसके बाद उनकी पत्नी किसको? वसंती देवी को गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो कौन? उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी। किसको? कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी, रेडियो। यहां पर खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो याद रखना है, खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? मौलाना मोहम्मद अली। कौन? मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। इन दोनों को जी हां, इतिहास में हम अली बंधु के नाम जानते हैं, अली बंधु। आइए, यहाँ की भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन
सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। और कब किया था? 1907 में किया था। जी हाँ, कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में। और ये नंदलाल बोस कौन थे? ये चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। तो जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान के पन्ने को और सांस्कृतिक चित्रकारी से सजाकर जीवंत बनाने के लिए जो काम जिसे सौंपा गया, इन्हीं का नाम था नंदलाल बोस। इस प्रकार भारतीय पन्ने के सांस्कृतिक चित्रकारी, जो संविधान जो बना है उसका जो पन्ना है, उस पर सांस्कृतिक जो चित्रकारी जिस इंसान ने किया था उनका नाम था नंदलाल बोस। याद रखना है। संविधान संविधान के पन्ने को सांस्कृतिक चित्रकारी से सजाया। देखिए, समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किस एक संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते प्रतिबंधित कर दिया? तो बाल गंगाधर तिलक। और याद रखना, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रनाडे, इनको क्या कहा गया? इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। सुकरात कहा गया। और यहां पर दादा भाई नेहरू जी को क्या कहते हैं? इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं। देखो, पूना पैक्ट में बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षर कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। इस प्रकार पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन पूना पैक्ट में गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। और गांधी की तरफ से जिस इंसान ने हस्ताक्षर किया था, जी हाँ, इन्हीं का नाम था मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय को हम महामना के नाम जानते हैं। याद रखना है, गांधी जी की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स कंपनी की स्थापना कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। नेहरू की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम नेहरू ने जिस अधिवेशन में भाग लिया था वह था 1912 ईस्वी का अधिवेशन। कौन था? बांकीपुर अधिवेशन। और बांकीपुर अधिवेशन कहाँ? पटना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? आर.एन. मुधोलकर ने किया था। यहां देखिए, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष? 1940। और वह कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सूची को मिलाइए। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च है सचिदानंद सिन्हा। मिलाइए। एक का तीन, बी का 1, सी का 2, सी। आइए, नंबर 8 में 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम था मेजर एडम्स। इसको वीवीआई कर दें, वीवीआई। आंसर नहीं बदलना है जी। और यहां पर सिर्फ आंख बंद करके मार देना है। मेजर एडम्स। और हेक्टर मुनरो ने कौन सा युद्ध लड़ा था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा था। और कब? 22 अक्टूबर 1764। और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो। और ये किसकी सम्मिलित सेना को पराजित किया था? मीर कासिम। अवध के नवाब शुजा उदौला।
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, आलम द्वितीय। क्लियर? निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों के एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंख में छीन लिया? और कहा था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, ठीक है। और रणजीत सिंह वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक दिलीप सिंह। अंतिम शासक, अंतिम शासक रणजीत सिंह वंश का अंतिम शासक दिलीप सिंह। और रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। कौन था? खड़क सिंह। यहां निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति द्वारा सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना और किससे किसके बारे में? सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। और सन्यासी विद्रोह का समय क्या है? 1763 से लेकर 1800 ईस्वी। आइए, दीनबंधु मित्र के नाटक दीनबंधु मित्र नील दर्पण, नील दर्पण, तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और चलते चलते सांसा फिर कल आपसे मिलना जा रहे हैं। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, नई उमंग, नई सोच और एक नई मुस्कुराहट के साथ। जाते जाते सांसा आपको दिल की गहराइयों से कहता है सब बखैर।